नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं आईपीएस अधिकारी अंजुम आरा। अंजुम, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। अंजुम, आप देश की दूसरी महिला मुस्लिम आईपीएस ऑफिसर हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है। थैंक यू। आपसे बहुत सी बातें करनी हैं, जाननी हैं, कानून के बारे में, कानून के दाव पेच के बारे में, क्राइम के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपकी निजी ज़िंदगी को लेकर, बचपन को लेकर, जन्म को लेकर। आप मूल रूप से कहाँ से हैं और आपकी पढ़ाई कहाँ कहाँ हुई है? मैं बेसिकली लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे फादर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, ये सिविल इंजीनियर हैं। तो उनका जैसे जैसे ट्रांसफ़र होता था तो मेरी एजुकेशन जो है उसी हिसाब से चेंज होती थी। मैक्सिमम टाइम उन्होंने सहारनपुर, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ पे काफ़ी टाइम उन्होंने स्पेंड किया है। तो मेरी एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन थी वहीं पे हुई है। उसके बाद मेरे फादर लखनऊ में शिफ्ट हो गए, उनका ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया उनके घर के पास। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग जो है वहीं पे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इंजीनियरिंग की। किस सब्जेक्ट में? मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। कितने भाई बहन हैं आप? हम 4 भाई बहन हैं। आईपीएस में आने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? आईपीएस में आने का मेन रीज़न मेरे फादर थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विस में थे तो उनको सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी कुछ पता था। आफ्टर बीटेक जैसे नॉर्मली होता है कि बच्चे बीटेक के बाद एमबीए करते हैं और फिर एमएनसी में काम करने की चाहत रखते हैं। तो मेरे साथ भी यही था। मैंने सोचा कि आफ्टर बीटेक मैं एमबीए कंप्लीट करूँगी। बट जब मेरे फादर ने मुझे अपना बताया कि आप इस फील्ड में जाओ, तो फिर तो आप पहले अटेम्प्ट में? नहीं, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट Which batch? मैं 2011 बैच हूँ, 2011 बैच, 64 RR से हूँ। देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि आप ऐसी दूसरी मुस्लिम हैं जो आईपीएस में आई हैं। बहुत कम ऐसे होता है। ऐसा क्यों है कि मुस्लिम विमेन आगे क्यों नहीं आते? बुर्के में रहना लोग पसंद करते हैं, ऐसा क्यों है? आपने क्यों चुना, फिर ये चुनौती क्यों स्वीकार की? देखिए, अब हाँ, पहला टाइम थोड़ा डिफरेंट था, बट अब टाइम भी चेंज हो रहा है। लोगों का व्यू चेंज हो रहा है, उनकी जो थिंकिंग थी वो चेंज हो रही है। अच्छी बात है। अब जैसे आप देखिए कि आजकल मुस्लिम महिलाएं भी काफ़ी आपकी इस जॉब में आई हुई हैं काफ़ी, क्योंकि मेरे ही हाँ प्रोग्रेसिव उनका हाँ। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं। जैसे मेरे फादर थे, उन्होंने हमेशा, हम 3 बहनें थी, सबको आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए है। हाँ, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। और ये हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को जो है इक्वल राइट दें और लड़कियों को भी उतना पढ़ाएं। ये केवल मुस्लिम नहीं, बाकी और भी जितनी सभी के लिए ज़रूरी है कि सभी अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं। 2011 बैच आपका, फिर ट्रेनिंग एंड देन हिमाचल केडर आपको मिल गया था। पहली पोस्टिंग कहाँ रही? पहली पोस्टिंग मेरी यहाँ पे एएसपी शिमला मैं रही हूँ, लगभग 7-8 महीने एएसपी शिमला रही हूँ। फिर उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ, मैं एसपी साइबर क्राइम लगी। 6 मंथ मैंने वहाँ पे किया काम। उसके बाद आफ्टर ट्रांसफ़र मैं सोलन में आ गई। सोलन कितना अर्सा हो गया है अब? मुझे लगभग 1 साल कंप्लीट हो गए हैं। कैसा अनुभव है एक ज़िला संभालना, पुलिस कप्तान होना? हाँ, नहीं, बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा थी और दूसरा जो है हमारे सामने चुनौतियाँ भी ज़्यादा थी, बट हमने कोशिश की है कि उसको किसी तरीके से पूरा किया जाए। आपके हस्बैंड एक आईएएस अधिकारी हैं, यूनुस, और आजकल वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं कुल्लू ज़िले के। ये बताइए, आप सोलन में हैं जहाँ हम आपके घर पे खड़े हैं आज। हाँ, बिल्कुल। और यूनुस कुल्लू में हैं। जी। तो परिवार का बैलेंस कैसे बन पाता है? देखिए, हम दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और बाकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है अंडरस्टैंडिंग किसी भी रिलेशनशिप में। और हम लोगों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि हम इतने दूर रह के भी ईज़िली जो है अपने काम जो है ईज़िली कर पाते हैं। आपका एक छोटा सा बेटा है? मेरा 2.5 साल का, अब 3 साल का होने वाला है बेटा है, अरहान है। उसकी जिम्मेदारी, वो मेरे साथ ही रहता है। तो पापा को मिस नहीं करता? बिल्कुल मिस करता है। जब उसके फादर आते हैं तो उसका एक्सप्रेशन है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है।
अनुभव 1 साल का जैसे आपने कहा आपको हो गया है सोलन में, तो क्या एक महिला पुलिस अधिकारी को कुछ दिक्कत आती है, परेशानी आती है इस तरह के स्पेशली पुलिस की जॉब में? हाँ, मुझे लगता है जहाँ तक कि महिलाओं के लिए पुलिस की जॉब बड़ी अच्छी होती है। पहले तो मैंने ये देखा है कि जब आप यूनिफ़ॉर्म में होते हो, जब आप यूनिफ़ॉर्म कैरी करते हो तो उस टाइम जो है आपकी पर्सनैलिटी अलग हो जाती है बिल्कुल। आप क्योंकि ऑफ़िसर होता है, ना तो मैन होता है ना वुमेन होता है, तो हम लोगों को तो एज़ ए ऑफ़िसर ही ट्रीट किया जाता है, ना कि कोई महिला या पुरुष की तरह ट्रीट किया जाता है। तो एज़ सच मुझे नहीं लगता है कि महिला होने पर मुझे कभी पुलिस डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई है। रफ एंड टफ होना पड़ता है, तो आप हैं ना? मैं बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ तो नहीं हूँ, बट सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि लोगों के साथ आपको अगर आप सॉफ्ट नहीं होंगे तो लोग अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे। अगर क्रिमिनल्स के साथ निपटना है तो अलग ग्रुप होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिमिनल्स के साथ वही कहा ना, जैसा देश वैसा बेस टाइप का होता है कि जैसे लोग होते हैं आपको उसको वैसे ही ट्रीट करना पड़ता है। कोई किस्सा, कोई ऐसा कुछ बताइएगा कि बहुत मुश्किल केस था और वो उसका समाधान आपने ढूंढा और उसको। हाँ, मेरे 1 साल में 2 केसेस थे। एक परमाणु का केस था, एक मर्डर केस था, जिसमें एक महिला को जो है यहाँ पे डंप कर दिया गया था परमाणु में। और हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसका कोई मतलब ब्लाइंड मर्डर था। कुछ भी हमारे पास ऐसा नहीं था कि हम पता कर सके ये महिला का। हमने मिसिंग रिपोर्ट सब जगह की चेक की, बट कॉल डिटेल और बाकी डंप डेटा और साइंटिफिक वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बंदे जो हैं हमने पकड़े, उस केस को क्रैक किया। इसी के साथ एक कंडा घाट का जो रिसेंटली मर्डर हुआ था, उसमें भी हमने, क्योंकि जो बंदा था वो पंजाब का था और यहाँ पे उसका मर्डर हुआ था, तो हमने उस केस को भी क्रैक किया, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था उसको क्रैक करना। बहुत खूब। बातचीत का ये सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा, लेकिन मजबूरी है, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम यूं गए और बस लौट ही रहे। क्या पुलिस अधिकारियों के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर रहता है? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंजुम, ब्रेक के दौरान हम बात कर रहे थे प्रेरणा की। जी। सुना एक बार आमिर खान आपके स्कूल में आए थे। हाँ, एक बार जब मैं कॉलेज में थी, वहाँ पे आमिर खान आए थे, तो हम मतलब हमारा एक ग्रुप था फ्रेंड्स का, लड़कियों का एक ग्रुप था, तो हम बड़े खुश हुए कि आमिर खान को देख के। कहीं ना कहीं ये शख्सियतें हैं जो हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करती हैं। अब जैसे कि मैं भी कभी स्कूल्स या कॉलेजेस में जाती हूँ लेक्चर के लिए, तो जब मैं देखती हूँ कि बच्ची आप बड़ी इंस्पायर हो रही हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मैं अगर किसी को आगे ले आऊँ और कोई मेरे से प्रेरित हो, मैं किसी की प्रेरणा बनूं, तो बहुत ही मतलब एक अच्छी बात है ये। एक बात ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्या पुलिस अधिकारियों के ऊपर, पुलिस के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर रहता है? देखिए, जैसे मैं हिमाचल की बात करूं, एज सच मतलब मैंने 1 साल यहाँ पे एज ए इंडिपेंडेंट चार्ज लिया है। मुझे कभी ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया है कि पर्टिकुलर वर्क के लिए। तो कहीं ना कहीं हिमाचल में जो फ्रीडम होती है अधिकारियों को, कर्मचारियों को दी जाती है काम करने की। दखल नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता है। एक किस्सा है यहाँ का, आपके ज़िले का। सादोपुल में एक मंदिर बन रहा है, और सुना है वो फॉरेस्ट की भूमि पर ही बन रहा है, और वहाँ तेंदुए की खालें मिली, और वहाँ जो संत महात्मा हैं उनके पास बड़े बड़े नेता नतमस्तक होते हैं, उनका कभी प्रेशर नहीं आया? तो कभी बाहर घूम रहे हैं? देखिए, वहाँ पे जो उन पे कार्रवाई हुई है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सीआईडी ने उन पे कार्रवाई की थी। फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर चलता है वो थोड़ा लंबा होता है, और जो भी इसके अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग होगा उस हिसाब से उसमें किया जाएगा। आप एसपी साइबर क्राइम रही हैं, खुद इंजीनियर हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सरदर्दी हो गई है। हाँ, देखिए, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका साइबर स्पेस जो है
जिसे आप साइबर इंटरनेट बोलते हो, वो काफ़ी बढ़ गया है। वहाँ पे कोई आपका ज़रूरी नहीं कि सोलन में कोई रह रहा है तो क्राइम सोलन से कर रहा है। अब आप इंटरनेट में अगर यूएस से बैठे हो, आउट ऑफ इंडिया हो, तो आप उससे भी क्राइम कर सकते हो। जैसे आजकल के क्राइम जो हो रहे हैं, ऑनलाइन क्रेडिट, ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं, किसी के एटीएम या क्रेडिट से पैसे निकाल लिए जाते हैं, या किसी को लॉटरी का बहाना देके या किसी और तरीके से उसके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है और जो उसके पासवर्ड होते हैं उनको ले लिया जाता है। तो इस टाइप की घटनाएं, जो आपराधिक घटनाएं, ये कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। पर इनकी गर्दन दबोची कैसे जाए? देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है अवेयरनेस होता है कि लोग कहीं ना कहीं अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो लीक ना करें, ना तो फ़ोन पे, ना ही आपको अगर ईमेल आता है तो आप प्रिकॉशनरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप अपना फेसबुक या व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कई सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं आपके, उनको आपको यूज़ करना होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि वायरस और ऐसे कई ऐसी एप्लीकेशंस होती है जो आती हैं और जो आपकी इन्फॉर्मेशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे लीक कर देती हैं। तो थोड़ी बहुत प्रिकॉशनरी मेज़र आपको लेने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो है, इस तरह के अगर कोई भी क्राइम होता है तो इमीडिएट जो आपका थाना है, चौकी है, इमीडिएट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अदर जितनी इन्फॉर्मेशन आप डिले करते जाएंगे, क्राइम को जो है इन्वेस्टिगेट करने में उतना ही टाइम लगेगा और वो बंदा जो है पैसे निकाल के काफ़ी दूर तक पहुंच जाएगा। फिर पुलिस को पकड़ने में वो जो प्रोसेस है वो लंबा हो जाएगा। आपके ज़िले में ड्रग माफिया, सट्टेबाजी सुनने को मिलती रही है। हमें याद है कि जब आप आई थी तो आते ही आपने सट्टेबाजों पे हाथ डाला था। जी जी। कोई थ्रेट नहीं रहता उनसे? थ्रेट एक्चुअली जब काम करते हैं तो दिमाग में हमारी जो ट्रेनिंग होती है, हमें यही सिखाया जाता है कि आप जो है मतलब थ्रेट नहीं होना है, किसी चीज़ से दबना नहीं है। तो वो ट्रेनिंग का भी असर होता है हम लोगों पे कहीं ना कहीं। और बाकी आप जब यूनिफॉर्म में होते हो तो खुद ब खुद सारे डर खुद ही निकल जाते हैं आपके। ड्रग माफिया की बात कर रहे हैं, ये जहर फैल रहा है समाज में, युवा परेशान है इससे। ऐसा क्या किया जाए कि युवा इस तरफ ना बढ़े और ड्रग माफिया हावी नहीं हो? देखिए, ड्रग माफिया का मेन जो एम ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पैसे कमाना होता है। उनका मेन यही होता है। अगर उनकी वो जो लिंक है वो काट दिया जाए। कई बार आजकल जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, ट्रांजैक्शन फेज़ है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो पेरेंट्स की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर वो अपने बच्चों को पैसे दे रहे हैं तो साथ ही साथ ये भी वॉच करें कि वो पैसे उनको किस लिए दे जा रहे हैं, उसका क्या यूज़ हो रहा है। और नहीं तो आप जो पॉकेट मनी दे रहे हैं तो महीने में एक बार उन खर्चों को पूछे भी कि आपने किस लिए पॉकेट मनी खर्च की है। और बाकी जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होती है, जो लॉ एनफोर्समेंट बॉडी होती है, वो हम होते हैं। अगर हम एक तरफ से सप्लाई ख़त्म हो रही है और एक तरफ से डिमांड ख़त्म हो रहा है, दोनों साइड से वर्क करेंगे तभी ये मतलब जड़ से उखाड़ा जाएगा। अदरवाइज़ एक तरफ से पुलिस लगी हुई है उनको पकड़ने में, बट उनको डिमांड भी एक तरफ से आ रही है, तो नए ग्रुप, नए लोग इसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे। तो ये चेन जो है दोनों साइड से क्रैक करनी पड़ेगी। एक और समाज में बहुत ही बुराई, सेक्स रैकेट चलते हैं, आपने स्टडी किया होगा। इसके पीछे क्या क्या अवधारणा रहती है, क्यों होता है? क्या एक महिला की मजबूरी है? क्या उसका शोषण होता है? वो इलिटरेसी है? ये क्या है फिर? देखिए, ये कहीं ना कहीं जो सेक्स रैकेट चलता है, ये महिलाओं की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है इनसे। कईयों को पैसे की कमी होती है, घर चलाना होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मजबूरी में ही ये काम किया जाता है। और उसी मजबूरी का जो आपके बीच में पेडलर होते हैं या जो लोग होते हैं इलीगल एक्टिविटी, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना। आपको ऐसा लगा पिछले कुछ अरसे के दौरान कि जब से लिटरेसी थोड़ी बढ़ी है तो महिलाएं आके बात कह देती हैं, बोलती भी हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, ऐसा है? हाँ बिल्कुल। जब से जो हमारा एक तरह से ना सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का गैप कम हुआ है, तो महिलाओं को पता चल गया है कि अवेयर हुई है अपने राइट्स के बारे में, कि उनके लिए कई लॉज बने हैं। जैसे आपका डोमेस्टिक लॉज हैं, डॉरी प्रोहिबिशन है, बाकी और लॉज हैं, वो उन्हीं के लिए बने हैं, उन्हीं की जो है उसको हेल्प करने के लिए बोले हैं। जब वो अवेयर होती है तो उनको पता होता है कि अगर हमारे साथ कोई मारपीट होती है या कुछ गलत होता है तो हमको कंसर्न किस डिपार्टमेंट में जाना है, अर्थात पुलिस के पास जाना है। तो अब औरतें आती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेके शेयर करती हैं। बाकी हिमाचल गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा स्टेप निकाला है कि आपके महिला थाने खोल दिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जो होती हैं
महिलाओं से ही अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने में कंफर्टेबल फील करती हैं ना, वो नहीं बता पाती हैं। तो इसीलिए स्पेशली इस चीज़ को ध्यान में रख के जो है हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, बद्दी, नालागढ़ में अभी रिसेंटली खुला हुआ है महिला थाना, इसी को बेस रखा गया है कि वो ईजिली अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके बिना किसी डर के। यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। हम यूं गए और यूं लौटे। आप बता रही थी कि आपने कुछ यहाँ ऐप शुरू की है कोई? एक संवाद है और एक सहायता है। इसमें जो है हम व्हाट्सएप के थ्रू जो है FIR रजिस्टर करेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अंजुम, कम्युनिटी पुलिसिंग कॉन्सेप्ट, इसकी आजकल बहुत चर्चाएं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लाभ हैं, क्या इम्प्लिकेशंस हैं? देखिए, ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग था, ये कॉन्सेप्ट जो आपका केरल से आया हुआ है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसका ये था कि लोगों को जो है एक पुलिस के जो गैप है उसको कम करना है, लोगों को पुलिस से जोड़ना और पुलिस को लोगों से जोड़ना है। वो खौफ की जो एक बात है वो ना रहे। हाँ, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में जब ब्रिटिश पीरियड था तब पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो दूसरा था, सप्रेस करना और इस टाइप से। बट आज जब हमारे ही लोग हैं, हमारी सोसाइटी है, हम ही पुलिस हैं, तो अब इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो गया है। अब हमारा जो है फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए टूवर्ड्स विक्टिम, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स हम ईजिली सॉल्व कर पाएँ। आप बता रही थी कि आपने कुछ यहाँ ऐप शुरू की है कोई? एक हमने जो है 2 अलग अलग नए प्रोग्राम शुरू किए थे। अभी रिसेंटली उसका इनॉग्रेशन हमने अपने मंत्री जी से करवाया था। ये 2 अलग प्रोग्राम, एक संवाद है और एक सहायता है। एक्चुअली संवाद प्रोग्राम हमने क्या किया है कि उसमें पंचायती राज जितने इंस्टीट्यूट हैं, जितने आपके वार्ड मेंबर, प्रधान, मेंबर जितने, उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमने जोड़ा है ताकि इन्फॉर्मेशन जो फ्लो हो, 2 वे कम्युनिकेशन हमारा ईजिली हो जाए। इसमें जो हमने अपने ग्रुप में जो है हमने इन लोगों को रखा है और हमारी साइड से जो है हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं, मतलब मैं हूँ, एडिशनल SP हैं, DSP हैं, हम 6 लोग हैं, ताकि अगर किसी को इन्फॉर्मेशन हमें अपने किसी भी गांव की किसी को देनी है, प्रधान को अपने गांव की देनी है कि हमारे ये प्रॉब्लम है या यहाँ पे इलीगल लिकर बिक रहा है, NDPS के एक्ट केसेस हैं, वो इमीडिएट हमको इन्फॉर्मेशन दे। और चूँकि हमने इसमें थाने को भी नहीं रखा है, ना चौकियों को रखा है, तो इन्फॉर्मेशन की जो सीक्रेसी, हाँ बिल्कुल मेरे पास आएगी। उसके बाद जो उस पर क्या रिएक्शन करना है, एक्शन करना है, वो हम डिसाइड करेंगे हमारी जो टीम मिलके। कहीं क्राइम हो गया, एकदम सूचना उस हाँ जी, इसका अभी रिसेंटली में भी एक बड़ा अच्छा अभी हुआ है कि कहीं पे हमारी हैंगिंग हो गई है। इमीडिएट वहाँ का जो वार्ड मेंबर था उसने पिक्चर के साथ जो है भेज दिया मुझे इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मुझे पता चल गई और मैंने इमीडिएट अपने जो वहाँ पे DSP थे उनको इमीडिएट उसे रश करने को बोल दिया। संवाद बताया आपने। दूसरा जो है सहायता है, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम इस टाइप का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें जो है हम व्हाट्सएप के थ्रू जो है FIR रजिस्टर करेंगे। ये ओपन होगा, इसमें जो है आप कोई भी अपनी कंप्लेन कर सकता है। इसमें हमने कंप्लेन का भी रखा है मॉड्यूल, सजेशन का भी रखा है, एडवाइस रखी है और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन भी रखी है। इसके अंदर सेम वही है कि हम 5 लोग जो हैं सीनियर ऑफिसर हैं वही जुड़े हैं और अगर किसी को कंप्लेन करनी है डायरेक्ट आप उसको वर्बली करनी है, वर्बली भी कर सकता है, अपनी वीडियो बना के भी कर सकता है, वॉइस मतलब रिकॉर्डिंग करके भी कर सकता है और या फिर जो है टेक्स्ट टाइप कर सकता है या पिक्चर के थ्रू भी अपनी जो भी कंप्लेन है कर सकता है। एक बात बताइए, आमतौर पर पुलिस की छवि अच्छी नहीं है, करप्शन है, या यूँ कहूँ कि कई बार अगर सिफारिश नहीं है तो काम नहीं होता है, आपकी कंप्लेंट ही दर्ज नहीं होती हैं, आपको एंटरटेन ही नहीं करते, क्या कहेंगे? ये केवल पुलिस के साथ ही है, बाकी सभी डिपार्टमेंट में करप्शन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस से उम्मीद भी ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि फर्स्ट रेस्पॉन्स जो होती है पुलिस ही होती है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो 100 नंबर पे डायल करता है और अपनी प्रॉब्लम, चाहे उसको पानी की प्रॉब्लम हो, बिजली की प्रॉब्लम हो। कई बार मेरे पास ऐसे रात को 2-3 बजे कॉल आते हैं जिसमें मुझसे कॉल करके बोला जाता है कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है 2 दिन से, मैडम क्या करें। तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि दिस इज़ नॉट मतलब पुलिस जॉब, ये IPS डिपार्टमेंट का है, आप उनको कॉल करके वो कीजिए। मतलब
ये चीज़ें होती हैं। तो हम लगे हुए हैं उस छवि को सुधारने के लिए, एक फ्रेंडली जो होता है ना रिलेशनशिप लोगों से बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं ये छवि सुधरी भी है। पहले से अब में काफ़ी फ़र्क आया है। अब लोग आप देखेंगे ईज़िली पुलिस स्टेशन जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो चीज़ें टाइम लेती हैं, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बट धीरे धीरे ये जो गैप है कम हो रहा है। हम बात कर रहे थे महिलाओं के शोषण की। आपको लगता है कि महिलाएं क्योंकि आज भी डिपेंडेंट हैं फिनेंशियली, इकोनॉमिकली, ये भी एक बड़ा कारण है? जहाँ तक रूढ़िवादिता है, इलिटरेसी है, वो भी कारण होते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है कि जो वुमेन सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट भी होती है, और अपने डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं उसको सहूलियत भी होती है कि अगर कल को वो कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहती है जो मतलब अगेंस्ट हो उसके हस्बैंड के या जो भी मेल मेंबर है उसके अगेंस्ट हो, तो ले सकती है। क्योंकि उसको ये रहता है कि कल को मान लो जैसे कई होते डोमेस्टिक वायलेंस आपका होता है, घरेलू हिंसा होती है, अगर मैं जो है खुद से नहीं कमाती हूँ और मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंड हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मुझे उसकी मारपीट भी सहनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं कि मैं जाऊंगी कहाँ, ना मुझे मेरा परिवार एक्सेप्ट करेगा जहाँ से मैं आई हूँ। आपका कहना है कि सेल्फ डिपेंडेंट महिला का होना बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल, चाहे वो छोटा काम करे बड़ा काम करे। मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं का हाथ जो है कभी भी इस साइड से नहीं होना चाहिए कि लेने के लिए, हमेशा देने के लिए होना चाहिए। हम बात कर रहे थे पुलिस के खौफ की, एक वो रूप है उसका, ये कब जाएगा? आज जैसे मैंने कहा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो धीरे धीरे स्थिति पहले से काफ़ी बदली है। आप भी समाज में देख रहे हो कि पुलिस की भूमिका अब काफ़ी डिफरेंट है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें कम होंगी, ख़त्म होंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारी पुलिस है एक तरह से विक्टिम के लिए जो है फ्रेंडली बिहेव करेगी, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पुलिस की एक जो भूमिका एक्यूज़ के लिए होनी चाहिए कि लोग डरें, क्रिमिनल डरे, वो भी ज़रूरी है। तो वो भी भूमिका हमें बनाए रखनी पड़ेगी, एक बैलेंस रखना पड़ेगा कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो पुलिस से डरें और बाकी जो इनोसेंट पीपल हैं वो पुलिस के पास आएँ। ये बैलेंस बनाने की बात है। एक बात और, पुलिस की जॉब बड़ी अजीब सी है। जैसे आपने भी कहा कि सब काम के लिए पुलिस, आपको नहीं लगता कि आपके स्टाफ में कोई दिवाली नहीं, कोई होली नहीं, कोई रक्षाबंधन नहीं, और फिर ऊपर से वीवीआईपी वीआईपी ड्यूटी, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए समय कब निकलता है? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि पुलिस वालों के लिए कोई छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि उनका 24/7 आवर का वर्क होता है। इनका 24 घंटे चलते हैं, थाने आपके 24 घंटे खुले रहते हैं। बट कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हमने खुद से वहन की है। मैं इस डिपार्टमेंट में आई हूँ, मुझे पहले से पता था कि ये ऐसी जॉब है, तो कहीं ना कहीं मैं मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हूँ। और बाकी चीज़ें हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, एक तरह से उनको अच्छी सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी सेटिस्फेक्शन काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि आप पहले रेस्पॉन्स करते हैं, और अगर आप किसी की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, मुझे लगेगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। हम महिलाओं के शोषण की बात कर रहे थे, इसमें एक मैं ऐड करना चाहता हूँ। कई मर्तबा महिला सुरक्षा कानून का दुरुपयोग भी होता है, आप मानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे आप कहते हो। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब ये होता है कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उस लॉ को, उस रूल्स को वो कैसे लेता है। हाँ, कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कि मिसयूज़ होता है, बट उनके लिए भी अलग से प्रावधान रखे गए हैं कि आप मिसयूज़ किसी लोगों को करते हो या कोई गलत ऐसी वो करते हो महिलाओं के लिए भी, तो उनके लिए भी पनिशमेंट का प्रावधान है। अंत में महिलाओं के लिए कुछ कहिएगा, संदेश दीजिएगा। हाँ, मैं हमेशा से एक ही चीज़ कहती आई हूँ महिलाओं के लिए कि वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है अपनी जो एजुकेशन होती है, खासकर लड़कियों के लिए जो उनकी एज होती है, वो एजुकेशन की जो एज होती है उसको वो परस्यू करें, कि एजुकेशन आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं महिलाएं अगर एजुकेशन की तरह, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स हमारे या फैमिली हमारी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मैं उनसे कहूँगी उस चीज़ को अपने पेरेंट्स या फैमिली को आप समझाइए कि एजुकेशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और एजुकेशन के बाद उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ इंडिपेंडेंट, कि आप कहीं पे छोटी बड़ी कोई नौकरी करें ताकि अपने पे डिपेंड रहें।
तो महिलाओं से यही रहेगा कि आप जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए पूरी की पूरी कोशिश कीजिए। अंजुम, आपने ईटीवी के साथ ख़ास बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी, महिलाएं प्रेरित होंगी और वो अपने पाँवों पे, अपने पैरों पे खुद खड़ी होंगी और सेल्फ डिपेंडेंट बनेगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़। नमस्कार।